बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस्त 218 मुलाहिज़ा फरमाएं। वेलकम। चांगली मेरी तरफ देखते हुए पुरसुकून लहजे में बोला, मुझे यकीन था कि तुम जरूर आओगे। बसंती की कोठी पर मेरा और तुम्हारा आमना सामना नहीं हो सका था, लेकिन यहाँ से तुम वापस नहीं जा सकोगे। हाथ ऊपर उठा लो चांगली, मैंने कहा। तुम्हारे दिन पूरे हो चुके हैं, तुम्हारा खेल खत्म। मेरी कमर पर पड़ने वाली जोरदार ठोकर ने मेरा जुमला मुकम्मल नहीं होने दिया। बैल लड़खड़ाकर आगे गिरा। शेरपा भी कराता हुआ आगे को गिरा था। उसके हाथ से पिस्तौल छूट गया जो फर्श पर लुढ़कता हुआ चांगली के पैरों के करीब पहुंच गया। चांगली ने कुर्सी पर बैठे बैठे झुककर वो पिस्तौल उठा लिया। मैं कमरे के बस में मुंह के बल गिरा था। खंजर मेरे हाथ ही में था। मैंने उठने की कोशिश करते हुए गर्दन घुमा कर देखा। गोमल के बारे में मेरे खदशात दुरुस्त साबित हुए। उसके होंठों पर बड़ी खबासत अमेज मुस्कुराहट थी। उसके हाथ में पकड़े हुए पिस्तौल का रुख मेरी तरफ था। उसके साथ एक और आदमी भी था जिसने शेरपा को पिस्तौल की जद पर ले रखा था। मुझे तुम पर पहले ही शुबा था गोमल, मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा। मेरे लहजे में नफरत नुमाया थी। अफसोस तो इस बात का है कि तुमने अपने गुरु सोम्बा से कुछ नहीं सीखा, जिसने अपनी जान दे दी लेकिन सच्चाई का दामन नहीं छोड़ा। वो तो बेवकूफ था, गोमल ने हंसते हुए कहा। अक्लमंद तो वही होता है जो हालात का रुख देखकर कदम उठाना जानता हो। मैंने भी वही किया जो इन हालात में मुझे करना चाहिए था। और तुम दुनिया के सबसे बड़े अहमक हो, मैंने कहा। तुम नहीं जानते। मैंने बात अधूरी छोड़कर दाईं तरफ देखा। पहले मैंने उस तरफ तवज्जो नहीं दी थी। उस तरफ भी एक तंग सा दरवाजा था जहां से एक आदमी नमूदार हुआ। उसके हाथ में पिस्तौल था। सामने वाली खिड़की में भी एक आदमी नजर आ रहा था, उसके हाथ में भी पिस्तौल था। हमारे मुखालफिन की तादाद अब 4 हो गई थी। वो नीमुरियां लड़की और चांगली इस तादाद में शामिल नहीं थे। लड़की तो वैसे ही खौफ से थर थर कांप रही थी। उससे किसी मुकाबले की तवक्को नहीं थी। खंजर फेंक दो और तुम दोनों सामने वाली दीवार के साथ खड़े हो जाओ। चांगली ने मेरी और शेरपा की तरफ देखते हुए पिस्तौल से इशारा किया। कल रात तुम्हें बसंती के मकान में देखकर मुझे वाकई बड़ी हैरत हुई थी। मैं तुम्हारी जहानत की दाद दिए बगैर नहीं रह सकता। तुमने जिस तरह मेरे उस ठिकाने का पता लगाया वो वाकई काबिले तारीफ है। मैं समझ गया था कि तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ोगे और तुमसे पीछा छुड़ाना बहुत जरूरी था। उसके लिए मैंने गोमल को चारे के तौर पर इस्तेमाल किया और तुम बड़ी आसानी से यहाँ पहुंच गए। और तुम ये बात भी अच्छी तरह जानते हो कि पैसे से हर चीज को खरीदा जा सकता है, इंसान भी। हर इंसान की एक कीमत होती है। मैंने गोमल की कीमत लगाई तो ये हमारे हाथ बिक गया और तुम्हें यहाँ ले आया। तुमसे तो बड़ा लंबा चौड़ा हिसाब करना है। 500 किलो हिरवन। अपने आदमियों के कत्ल को तो मैं भूल सकता हूँ, लेकिन 500 किलो हिरवन को नहीं। लेकिन तुम्हारे साथ हिसाब किताब शुरू करने से पहले मैं गोमल का हिसाब कर देना जरूरी समझता हूँ। तुम्हें यहाँ लाकर इसने बहुत बड़ा काम किया है और ये इनाम का मुस्तहिक है। जामू, उसने आखिरी अल्फाज गोमल के करीब खड़े हुए शख्स को मुखातिब करते हुए अदा किए। जामू यकीनन उसी शख्स का नाम था। चांगली ने कहा, गोमल को इनाम देकर फारिग कर दो जामू। जामू गोमल की तरफ मुड़ा। उसने बड़ी तेजी से पिस्तौल वाला हाथ ऊपर उठाकर ट्रैगर दबा दिया। कमरा गोली की आवाज से और गोमल की चीख से गूंज उठा। गोली गोमल की पेशानी में लगी। वो कटे हुए दरख्त की तरह लहराता हुआ फर्श पर ढेर हो गया। उसकी पेशानी से खून की धार बह निकली। पिस्तौल उसके हाथ से निकलकर करीब गिर गया। गद्दारी का अंजाम तो यही होता है ना, चांगली ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। इसने अपने बास से भी गद्दारी की थी। अगर ये अपने बास को धोखा ना देता तो वो भी ना मारा जाता। उस वक्त हमने इसे जिंदा रखा क्योंकि इससे 1-2 काम और लेना बाकी थे। सबसे बड़ा काम तो ये था कि ये तुम्हें यहाँ ले आया। अब हमें इसकी जरूरत नहीं थी। वैसे भी इस जैसे लोगों का अंजाम तो यही होना चाहिए ना। ये अपने दोस्तों से और अपने काल से वफा नहीं कर सका, हमारा वफादार कैसे रहता। तुमने नहायत अच्छा किया, मैंने कहा। अगर तुम इसे माफ कर देते तो मैं इसे जरूर सजा देता। अब तुम दोनों उठकर दीवार के साथ खड़े हो जाओ, जल्दी करो। चांगली ने पिस्तौल से इशारा किया। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। ये जगह तो हमने आज के इस प्रोग्राम के लिए मुंतखब की थी। हमारी असल मंजिल तो रिवर वैली में वाक़ वो हवेली है जहाँ नागपाल हमारा इंतजार कर रहा है। मैंने खंजर हाथ से छोड़ दिया और उठते हुए कनखी से शेरपा की तरफ देखा। गोमल की लाश शेरपा से चंद फुट के फासले पर पड़ी थी और पिस्तौल भी करीब पड़ा हुआ था। शेरपा की नजरें पिस्तौल पर थी। मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि वो क्या करना चाहता था। दरवाजे के करीब खड़े हुए जामू ने शायद कुछ अंदाजा लगा लिया। वो गोमल का पिस्तौल उठाने के लिए झुका तो ठीक उसी वक्त शेरपा ने सांप की सी सूरत से अपनी जगह से लोट लगा दी। उसके पैर की ठोकर जामू के सीने पर पड़ी। वो कराता हुआ पीछे उलट गया। शेरपा ने बड़ी फुर्ती से जमीन पर पड़े हुए पिस्तौल पर हाथ डाल दिया। पिस्तौल हाथ में आते ही उसने ट्रैगर दबाने में भी देर नहीं लगाई। मैंने भी वक्त जाया किए बगैर अपनी जगह से छलांग लगा दी और हवा में उड़ता हुआ चांगली के ऊपर जा गिरा। शेरपा वाला पिस्तौल अगरचे चांगली के हाथ में था, लेकिन उसे ट्रैगर दबाने का मौका नहीं मिल सका। वह चांगली को साथ लेता हुआ कुर्सी समेत दूसरी तरफ उलट गया। वो औरत भी चीखते हुए उठकर कमरे के एक कोने में जा खड़ी हुई। उसे गालिबन चांगली का दिल बहलाने के लिए यहाँ लाया गया था, लेकिन इस खतरनाक सूरत ने उसे खौफजदा कर दिया था। चांगली का यह कहना दुरुस्त भी हो सकता था कि मुझे फांसने के लिए इस जगह का इंतखाब वक्ती तौर पर किया गया था, लेकिन यहाँ के इंतजामात देखकर यह अंदाजा लगाना भी दुश्वार नहीं था कि इससे पहले भी ये जगह इस्तेमाल होती रही थी। चांगली मेरे नीचे दब गया। वो निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने उसे दबोच लिया। उसी लम्हे खिड़की की तरफ से गुर्राती हुई आवाज उभरी, छोड़ दो मिस्टर।
मेरे बास को छोड़ दो वरना गोली मार दूंगा। लेकिन मैंने चांगली को नहीं छोड़ा। मैं उसे इस तरह रगीद रहा था कि अपने आप को उसकी आड़ में रखूं ताकि उसके किसी आदमी की गोली का निशाना न बन सकूं। शीरपा ने जामू को पहले ही फायर में ढेर कर दिया, लेकिन वो खुद संभल नहीं पाया था कि अंदरूनी दरवाजे में खड़े हुए आदमी ने उस पर छलांग लगा दी। उसने फायर करने की बजाय पिस्तौल से शीरपा के कंधे पर जरब लगाई। शीरपा करा उठा। खिड़की के बाहर खड़ा हुआ आदमी भी छलांग लगाकर अंदर आ गया। वो मुझ पर पिस्तौल के दस्ते से वार करने के लिए इधर उधर नाचने लगा, लेकिन मैं उसे मौका नहीं दे रहा था। मैं चांगली को गिरफ्त में लिए इधर से उधर लोट लगा रहा था और फिर अचानक फजा तड़तड़ाहट की आवाज से गूंज उठी। फायरिंग की आवाज खिड़की की तरफ से आई थी, उसके साथ ही एक भारी आवाज भी गूंज उठी। खबरदार, पुलिस ने इस मंदिर को घेरे में ले लिया है, हाथ उठाकर खड़े हो जाओ। चांगली के दोनों साथियों ने हथियार डाल दिए। खिड़की की तरफ से दो आदमी अंदर कूद आए। मैं चौंके बगैर ना रह सका। ये दोनों वही थे जिन्हें मधुमाला की कोठी की निगरानी पर तैनात किया गया था। मैंने भी चांगली को छोड़ दिया। मेरा ख्याल था कि चांगली भी हाथ उठा देगा, लेकिन उसने हैरत अंगेज फुर्ती का मुजाहरा करते हुए अंदरूनी दरवाजे की तरफ छलांग लगा दी। मैं भी अपनी जगह से उछला और दरवाजे की तरफ रायदारी में जा गिरा। अंधेरे में एक तरफ दौड़ते हुए कदमों की आवाजें सुनाई दे रही थी। मैं भी कदमों की आवाज पर उस तरफ दौड़ पड़ा। हम दोनों आगे पीछे दौड़ते हुए मंदिर से बाहर आ गए। चांगली मंदिर की पिछली तरफ भाग रहा था। वो मुझसे 10-12 गज आगे था। उस तरफ कदावर गुंजान झाड़ियां थी और मुझे अंदेशा था कि कहीं वो उनमें गायब ना हो जाए। मैंने भी उस तरफ दौड़ लगा दी। मैंने चांगली को झाड़ियों में जा लिया। वो अपने आप को छुड़ाने की भरपूर कोशिश करता रहा, लेकिन कामयाब ना हो सका। मैं उसे कुछ देर तक झाड़ियों में रगीता रहा, लेकिन बिलाखिर वो मेरी गिरफ्त से निकलने में कामयाब हो गया। उसने उठकर एक तरफ दौड़ लगा दी, लेकिन इस मर्तबा भी मैंने उसे ज्यादा दूर जाने का मौका नहीं दिया। इस मर्तबा हम जिस जगह गिरे थे वहां पानी फैला हुआ था। चांगली मेरे नीचे दब गया, लेकिन उसने मुझे पैरों से दूर उछाल दिया। मैं पुश्त के बल पानी में डूबी हुई झाड़ियों में गिरा। मेरा ख्याल था कि चांगली एक बार फिर भागने की कोशिश करेगा, लेकिन इस मर्तबा उसने मेरे ऊपर छलांग लगा दी और सीने पर सवार होकर दोनों हाथों से मेरे मुंह पर घूंसों की बारिश कर दी। मेरे दोनों जबड़ों पर घूंसे हथौड़ों की तरह बरस रहे थे, लेकिन एक मौके पर मैंने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और उसे नीचे की तरफ खींचने लगा। चांगली मेरे ऊपर झुकता चला गया। मैंने मौका मिलते उसके चेहरे पर सर से जोरदार टक्कर दे मारी। टक्कर चांगली की नाक पर लगी। वो चीख उठा। उसके दोनों हाथ अब भी मेरी गिरफ्त में थे। मैंने उसे अपनी तरफ खींचते हुए एक और टक्कर मारी और उसे एक तरफ उछाल दिया। चांगली शराब की आवाज से झाड़ियों के अंदर पानी में गिरा। मैं बड़ी फुर्ती से उठकर खड़ा हो गया और चांगली को मौका दिए बगैर उस पर ठोकरों की बारिश कर दी। जनरल कुराड के आदमियों से तवील अरसे तक मेरा वास्ता रहा था, पहले थाईलैंड में और फिर गोल्डन ट्राई एंगल में। ये लोग खूनख्वार बेड़ियों से कम नहीं थे। थाईलैंड के सरहदी कस्बे चियांग साई में तो एक मर्तबा चांगली से भी आमना सामना हो चुका था। इसमें भी अब बला की ताकत भरी हुई थी, लेकिन गुजरे हुए वक्त ने इस पर भी कुछ न कुछ असर डाला था और अब इसमें वो पहले जैसी बात नहीं रही थी। और शायद यही वजह थी कि अब वो जमकर मुकाबला करने की बजाय अपनी जान बचाकर भागने की फिक्र में था। चांगली को एक बार फिर मौका मिल गया। उसने मुझे धक्का देकर एक तरफ गिरा दिया और उठकर एक तरफ भाग खड़ा हुआ। मैंने उठकर उसके पीछे छलांग लगाना चाहिए तो पानी में मेरा पैर फिसल गया। मैं पुश्त के बल गिरा, लेकिन फौरन ही संभल गया। चांगली इसी दौरान में 20-25 गज दूर निकल चुका था और उसके कपड़े और जूते भी पानी में भीगे हुए थे और शायद इसलिए उससे भी ज्यादा तेज नहीं दौड़ा जा रहा था। मैंने जल्दी उसे जा लिया। इस मर्तबा मैंने उसे भागने का मौका नहीं दिया और उस पर लातों और गूंसों की बारिश करता रहा। इसी दौरान में एक आदमी दौड़ता हुआ हमारी तरफ आया। वो उन 2 पुलिस वालों में से एक था जो हमारी मदद के लिए बर वक्त मंदिर में पहुंच गए थे। उसने भी चांगली को ठोकरों पर रख लिया। चांगली की चीखें वैराने में गूंजती रही और बिलाखिर वो अधमुआ सा होकर गिर गया। मैंने झुककर चांगली को गिरबान से पकड़ना चाहा तो उसने अचानक ही मेरे जबड़े पर जोरदार घूंसा रसीद कर दिया। मैं रहा था वो लड़खड़ा गया। मेरे करीब खड़ा हुआ पुलिस वाला उस पर पल पड़ा और उस वक्त तक चांगली पर ठोकरें बरसाता रहा जब तक वो एक बार फिर बेहिस्सो हरकत नहीं हो गया। पुलिस वाला चलने में खड़ा हामता रहा, फिर झुककर चांगली के लिबास की तलाशी लेने लगा। उसकी जैकेट की अंदरूनी जेब से पिस्तौल बरामद हुआ था। मुझे हैरत थी कि चांगली ने पिस्तौल इस्तेमाल क्यों नहीं किया था और फिर ये बात भी मेरी समझ में आ गई। मंदिर के तहखाने से वो बदहवासी की कैफियत में भागा था और फिर बाहर आकर मैंने उसे ज्यादा दूर जाने का मौका भी नहीं दिया था। हो सकता है भागदौड़ में उसे पिस्तौल निकालने का ख्याल ना रहा हो और उसे मौका ही ना मिला हो। चांगली बेहोश हो चुका था। हम दोनों ने उसकी बगलों में हाथ डाल दिए और उसे झाड़ियों में घसीटते हुए मंदिर की तरफ ले जाने लगे। दूसरा पुलिस वाला और शीरपा चांगली के दूसरे 2 आदमियों को मंदिर से बाहर ले आए। वो औरत भी उनके साथ थी। वो खौफ से थर थर कांप रही थी। गोमल और जामू वगैरह की लाशें तय खाने में ही छोड़ दी गई थी। चांगली कोई 10 मिनट बाद होश में आ सका। हम उन सबको पिस्तौलों की जद पर उस जगह ले आए जहां हमारी कार खड़ी थी। कार से चंद गज के फासले पर झाड़ियों में एक जीप भी मौजूद थी। इन सबको बांधकर जीप में डाल दिया गया। इसी दौरान में एक पुलिस वाला बता रहा था कि जब मैं और शीरपा अपनी कार पर कोठी से निकले थे तो उन्हें किसी गड़बड़ का शुबा हो गया था। उन्होंने जीप पर हमारा पीछा शुरू कर दिया और सेलुलर फोन पर हेडक्वार्टर को इतला दे दी ताकि कोठी की निगरानी के लिए दूसरे आदमी को भेज दिया जाए। चांगली और उसके साथियों को जीप में डालने के बाद उस पुलिस वाले ने सेलुलर फोन निकाली और हेडक्वार्टर से राब्ता करके सूरत हाल से आगाह करने लगा।
वो चंद मिनट फोन पर बात करता रहा, फिर फोन बंद करके मेरी तरफ देखते हुए बोला, हम इन्हें हेडक्वार्टर ले जा रहे हैं, आप लोग अपनी कोठी पर चले जाइए। इंस्पेक्टर बरिंद्रा बाद में आपसे राब्ता करेंगे। और उन लाशों का क्या होगा? मैंने मंदिर की तरफ देखा। पुलिस की एक पार्टी यहाँ आ जाएगी, इन लाशों का बंदोबस्त भी वही लोग करेंगे, पुलिस वाले ने जवाब दिया। मैं अपनी कार की तरफ बढ़ते हुए जीप की पिछली सीट पर बैठते हुए चांगली के करीब बैठ गया। उसके पैर भी बंधे हुए थे और हाथ भी पुश्त पर रस्सी में जकड़े हुए थे। मैंने अपना वादा पूरा कर दिया चांगली, मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा। मैंने अपने आप से ऐद किया था कि जनरल खोराट के आदमी को यहाँ कदम नहीं जमाने दूंगा। पहले मैंने हिरवन की बड़ी खेप पर कब्जा किया और अब तुम्हें पुलिस के हवाले कर रहा हूँ। जनरल खोराट ने इस खित्ते के हवाले से जो मंसूबे बनाए थे वो खाक में मिल चुके हैं। ये तुम्हारी खुशफहमी है, चांगली ने कहा। हिरवन की ये खेप पकड़े जाने से या 2-4 आदमी मारे जाने से जनरल खोराट के मंसूबे मुतासर नहीं होते। 500 किलो हिरवन उसके लिए एक चुटकी के बराबर है। इस हिरवन के पकड़े जाने से ना तो वो कलाश हुआ है और ना ही उसके आदमियों की तादाद में कमी आई है। जब तक नागपाल जैसे लोग इस मुल्क में मौजूद हैं, जनरल खोराट को अपने मकसद में नाकामी नहीं हो सकती। मेरे पकड़े जाने से मंसूबा खत्म नहीं हो गया। तुम देखोगे कि बहुत जल्द ये पूरा खित्ता हमारे शिकंजे में होगा। यहाँ के सियासतदान और हुक्मरान भी हमारी मर्जी पर चलेंगे। तुम लोगों का ये घिनौना मंसूबा कभी पूरा नहीं होगा, मैंने जवाब दिया। यहाँ सोमा जैसे मुहिब्बे वतन और बरिंद्रा जैसे फर्ज शनास ऑफिसरों की भी कमी नहीं है। बहरहाल ये वक्त बताएगा कि यहाँ कामयाबी इंसानियत की होती है या तुम जैसे शैतान कदम जमाने में कामयाब होते हैं। मैं अपनी कार की तरफ आ गया। शीरपा ड्राइविंग सीट पर बैठ चुका था। मैं कीचड़ में लथपथ हो रहा था। मैंने पिछली सीट पर पड़ा हुआ एक कपड़ा उठाकर पैसेंजर सीट पर डाल दिया और उस पर बैठ गया। पहले जीप हरकत में आई और उसके पीछे हमारी गाड़ी। रिंग रोड से जीप हेडक्वार्टर की तरफ जाने वाली सड़क पर मुड़ गई और शीरपा ने अपनी कार दूसरी सड़क पर घुमा दी। जब हमारी कार कोठी में दाखिल हुई तो रात के 12 बज रहे थे। मेरी हालत देखकर मधुमाला और शुभा मुस्कुराए बगैर ना रह सकी। मैं लाउंज में रुके बगैर तेज से कदम उठाता हुआ अपने कमरे में आया और बाथरूम में घुस गया। तकरीबन आधे घंटे बाद मैं जिस्म पर तौलिया लपेट कर बाथरूम से बरामद हुआ, अलमारी से कपड़े निकाल कर पहने और लाउंज में आ गया। शीरपा मधुमाला और शोभा को इस मिशन के बारे में बता रहा था। मैं भी उनके करीब ही बैठ गया। मधुमाला चाय बनाकर ले आई। चाय की चुस्कियों के दौरान भी हम बातें करते रहे और फिर 1:30 बजे के करीब फोन की घंटी बजी तो मैंने रिसीवर उठा लिया। रिसीवर उठाने से पहले मेरा अंदाजा था कि इंस्पेक्टर बरिंद्रा की कॉल होगी। मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला। कॉल इंस्पेक्टर बरिंद्रा ही की थी, लेकिन उसने जो खबर सुनाई वो बड़ी खौफनाक थी। नागपाल के आदमियों ने रिंग रोड पर महाराजगंज के करीब जीप पर हमला करके चांगली को छुड़ा लिया था। इस झड़प में दोनों पुलिस वाले मारे गए थे। मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर गया था। मुझे हैरत थी कि नागपाल के आदमी को चांगली के पकड़े जाने की इतला कैसे मिली थी और उन्हें कैसे पता चला था कि चांगली को जीप पर पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ ले जाया जा रहा है। उस झड़प में दोनों पुलिस वालों के अलावा वो औरत और चांगली का एक साथी भी मारा गया था, जबकि हमलावर चांगली और एक आदमी को छुड़ाकर ले गए थे। एक पुलिस वाला हॉस्पिटल जाने तक जिंदा रहा था। उसने बताया कि फायरिंग के तबादले के दौरान में चांगली भी जख्मी हुआ था। उसे शायद पेट और टांग में गोलियां लगी थी। बरिंद्रा से फोन पर बात करते हुए अचानक ही मुझे मंदिर में चांगली से होने वाली गुफ्तगू याद आ गई। उसने कहा था कि वो रिवर वैली जाने वाले हैं, जहाँ किसी हवेली में नागपाल उनका मुंतजिर था। मैंने इंस्पेक्टर बरिंद्रा को उसके बारे में बता दिया। हो सकता है वो लोग चांगली को रिवर वैली में वाकई उस हवेली में ले गए हो। मैंने कहा, रिवर वैली में वाकई? इंस्पेक्टर ने कहा। उसके लहजे में सोच का अंसर नुमाया था। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बोला, रिवर वैली तो बहुत लंबा चौड़ा इलाका है, उस तरफ भी कई कदीम हवेलियां हैं। अभी अंदाजा लगाना मुश्किल है कि चांगली की हवेली की बात कर रहा था। बहरहाल मैं तुमसे सुबह बात करूंगा। बरिंद्रा ने फोन बंद कर दिया। मैंने भी रिसीवर रख दी और उठकर शोभा के करीब बैठ गया। रात ही को 2 बजे दूसरे सादा लिबास वाले कोठी की निगरानी के लिए पहुंच गए थे और सुबह 11 बजे के करीब मधुमाला के कबीले के 4 अफराद भी पहुंच गए थे। उनमें 3 मर्द और एक औरत थी। औरत निकलते हुए कद और सेहतमंद जिस्म की मालिक थी। उसके हसीन होने में भी कोई शुबा नहीं था। वो तीनों मर्द भी दराज कामत और दिलकश नक्शो निगार के मालिक थे। उन लोगों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि मधुमाला के कबीले के लोग बहुत हसीन और खूबरू थे। मर्दों को कोठी के सर्वेंट क्वार्टर में ठहरा दिया गया, जबकि बांदी नाम की उस औरत को कोठी के अंदर जगह दे दी गई। आने की थोड़ी देर बाद उन्होंने अपनी अपनी जिम्मेदारियां संभाली थी। बांदी जिस तरह काम में मसरूफ हो गई, उससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो पहले भी यहाँ आती रहती थी और इस कोठी के नक्शे से खूब अच्छी तरह वाकिफ थी। 2 दिन बाद मैंने अंदाजा लगा लिया कि अब हम यहाँ नहीं रह सकते। यहाँ बहुत से लोगों की आमदोरफ्त शुरू हो गई थी, इसलिए मैंने मायामती वाले मकान में वापस जाने का इरादा कर लिया। मैंने मधुमाला को अपने इस फैसले से आगाह किया तो वो एकदम परेशान होगी। अगर तुम इन लोगों की वजह से कुछ उलझन महसूस कर रहे हो तो मैं इन्हें वापस भेज देती हूँ। मधुमाला ने कहा, नहीं, इनकी वजह से मुझे कोई परेशानी नहीं। मैंने जवाब दिया, तुम मेरे हालात से वाकिफ हो। दुश्मन मेरे पीछे लगे हुए हैं और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें या दूसरे बेगुनाह लोगों को कोई नुकसान पहुंचे, इसलिए मैंने यहाँ से जाने का फैसला कर लिया है। वैसे हम तुमसे मिलते रहेंगे और फोन पर भी हमारा आपस में राब्ता रहेगा। शीरपा भी मेरे इस फैसले से कुछ तजब्जब का शिकार था, लेकिन उसने हमें रोकने के लिए ज्यादा इसरार नहीं किया।
इस वक्त दिन के 11 बजे थे। मैंने हॉस्पिटल फोन करके मायावती को बता दिया कि दोपहर के बाद हम उसके मकान में चले जाएंगे। वो मेरे इस फैसले से बहुत खुश थी। उसने बता दिया कि मकान की चाबी वहीं मिलेगी जहाँ पहले रखी रहती थी। दोपहर का खाना हमने मधुमाला वगैरह के साथ ही खाया और फिर हमारा सूटकेस शीरपा ने गाड़ी में रख लिया। मेरे और शुभा के कपड़े और जरूरत की चीजें एक ही सूटकेस में थी। दिल्ली बाजार से कॉटेज होटल की तरफ घूमने के बाद मैं शीरपा को रास्ता बताता रहा। इस तरह मायावती के मकान तक पहुंचने में चंद मिनट से ज्यादा नहीं लगे। मैंने रास्ते में जरूरत की कुछ चीजें भी खरीद ली थी जो मैंने और शीरपा ने उठाकर अंदर पहुंचा दी। शीरपा पहली मर्तबा हमारे साथ यहाँ आया था। वो घूम फिर कर मकान को देखता रहा, फिर थोड़ी देर बाद वो वापस चला गया। जाने के बाद मैंने फोन पर इंस्पेक्टर बरिंद्रा को भी इतला दे दी। उससे कुछ ताज़ा खबरें भी मिल गई, लेकिन चांगली के मामले में ज्यादा पेशरफ्त नहीं हुई थी। उन्होंने रिवर वैली में उस हवेली का सुराग तो लगा लिया, लेकिन वहां उन्हें कुछ मिला नहीं था। चांगली की तलाश के लिए मैंने एक बार फिर मैदान में उतरने का फैसला कर लिया। उसी शाम 5 बजे के करीब हम हॉस्पिटल पहुंच गए। हॉस्पिटल में सिम्बा से ये मेरी दूसरी मुलाकात थी। उसे प्राइवेट रूम में मुंतकिल किया जा चुका था और इत्तेफाक से ये कमरा भी मायावती ही के चार्ज में था। सिम्बा के हाथों और पैरों के जख्म बिगड़ चुके थे और मायावती के कहने के मुताबिक उसके जख्म ठीक होने के लिए कम से कम 1 महीने का वक्त दरकार था। हम 7 बजे तक हॉस्पिटल में रहे। मायावती की ड्यूटी खत्म हो गई। वो नई नर्स को चार्ज देकर हमारे साथ ही हॉस्पिटल से निकली। मैंने उन दोनों को टैक्सी पर बिठाकर घर की तरफ रवाना कर दिया और खुद शहर के बस इलाके में इंदिरा चौक की तरफ आ गया। ये शहर के उन इलाकों में से एक था जहाँ शाम होते ही गुंडा नस्ल की सरगर्मियां शुरू हो जाती थी। मुझे एक ऐसे आदमी की तलाश थी जो ऐसे ही किसी इलाके में मिल सकता था, लेकिन 1-2 जगह से पूछने पर पता चला कि दुर्गा नाम का वो शख्स दरबार स्क्वायर की तरफ से मिलेगा। मैं माकनटूल के इलाके से होता हुआ दरबार स्क्वायर की तरफ आ गया। दुर्गा कुमारी मंडल की बुद्ध इबादतगाह से जरा आगे बसंतपुरा के एक 3rd क्लास रेस्टोरेंट में बैठा हुआ मिल गया। उसने भी मुझे फौरन पहचान लिया। वहाँ बैठकर उससे कोई बात करना मुनासिब नहीं था। हम फ्रीक स्ट्रीट पर एक और रेस्टोरेंट में आ गए। ये जरा महंगा रेस्टोरेंट था और यहाँ गाहकों की आमदोरफ्त भी महदूद ही रहती थी। दुर्गा से मेरी पहली मुलाकात सोमवार के तवज्जो से हुई थी। वो करेंसी का नाजायज धंधा करता था। इससे पहले भी वो मुनशियात ही के कारोबार से वाबस्ता था, लेकिन सोमवार से मुलाकात के बाद उसने मुनशियात का बिजनेस छोड़कर करेंसी का धंधा शुरू कर दिया था। वो किसी गिरोह से वाबस्ता नहीं था, हमेशा अकेले ही काम करता था। क्या तुम पर मैं एतमाद कर सकता हूँ? मैंने चंद रस्मी जुमलों के तबादले के बाद उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। एतमाद पर ही तो हमारा धंधा चल रहा है, दुर्गा ने जवाब दिया। जराइम पेशा है तो क्या हुआ, पर अपने भी कुछ असूल है और सबसे पहला असूल यह है कि किसी को धोखा देकर उसके एतमाद को ठेस मत पहुंचाओ। मुझे सोमबा जैसा एक खरा आदमी मिला था, लेकिन अफसोस कि वो इस दुनिया में नहीं रहा। गोमल ने मुझे धोखा दिया। अब मुझे एक ऐसे आदमी की तलाश है जिस पर मैं भरोसा कर सकूं। मैंने कहा, अपनी जान भी चली जाएगी तो तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, तुम काम तो बताओ। दुर्गा ने यह कहते हुए हाथ मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया और चलने में उसके चेहरे को देखता रहा। फिर उसे बताने लगा कि मैं उससे क्या काम लेना चाहता हूँ। काम खतरनाक है, दुर्गा ने कहा। कई आदमी मारे जा चुके हैं, नागपाल पागल हो चुका है। उसने इस शहर में अपनी राजधानी कायम कर रखी थी। या उसका हुक्म चलता था। सियासतदान, मंत्री और बड़े बड़े सरकारी अफसर भी उसके सामने सर झुकाए खड़े रहते थे। उसके एक इशारे पर शहर बंद हो जाता था। लेकिन जब से इंस्पेक्टर आजम और तुम यहाँ आए हो, उसके सारे मामलात गड़बड़ हो रहे हैं। सुना है उसने हीरोइन की सप्लाई का बहुत बड़ा मंसूबा बनाया था, लेकिन तुम्हारी वजह से उस मंसूबे का सत्यानाश हो गया। तुम पहले शख्स हो जिसने उसे इतना नुकसान पहुंचाया है। चंद रोज पहले तुमने उसके चीनी दोस्त को भी पकड़वा दिया था, लेकिन वो लोग उसे छुड़ा कर ले गए। मुझे हैरत है कि तुम अब तक कैसे बचे हुए हो। नागपाल तो अपने दुश्मन को चंद घंटों से ज्यादा जिंदा नहीं रहने देता। बात दरअसल ये है कि मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, नागपाल जैसे लोगों का कोई किरदार नहीं होता। उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं होती कि उनके किसी फेल से किसी और को कितना नुकसान पहुंच सकता है। उन्हें सिर्फ अपना मफाद अजीज होता है। ये लोग अपने गिर्द 4 आदमी जमा कर लेते हैं। दहशत और मार धाड़ के बलबूते पर दूसरों पर दाग बिठाकर अपना काम निकालते हैं। ऐसे काम आमतौर पर भत्ता वसूल करने से शुरू होते हैं। अगर शुरू ही में इनको रोकने की कोशिश ना की जाए तो ये नागपाल बन जाते हैं। जरूरत इस बात की है कि इन लोगों को रोकने के लिए उन्हीं का तरीकाकार इस्तेमाल किया जाए। शराफत की जबान तो ये लोग समझते ही नहीं। ऐसे लोगों के हाथ रोकने के लिए अपने हाथ इस्तेमाल करने पड़ते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि लोग अपनी शराफत में मार तो खा लेते हैं, मगर इन गुंडों और बदमाशों पर हाथ नहीं उठाते और इस तरह नागपाल जन्म लेते हैं। यही मसला है, दुर्गा ने कहा। शरीफ लोग डरते हैं। वो मैंने शराफत छोड़ दी है, मैंने उसकी बात काट दी। ये बात मैंने बहुत अरसा पहले महसूस कर ली थी कि गुंडों और बदमाशों के सामने शराफत का मुजाहरा करना भैंस के आगे बीन बजाने के मुतरादिफ है। इसलिए मैं इन लोगों से उन्हीं की जबान में बात करता हूँ। और नागपाल की मिसाल तुम्हारे सामने है। वो चीनी चांगली उस शख्स का एजेंट है जो दुनिया में सबसे ज्यादा हीरोइन सप्लाई करता है। वो नागपाल के तवज्जो से इस मुल्क में भी ये जहर फैलाना चाहता है। यहाँ हीरोइन की फैक्ट्रियां लगाना चाहता है, लेकिन मैंने तहिया कर लिया है कि उसे यहाँ कदम नहीं जमाने दूंगा। तकरीबन 1.5 महीना पहले मैंने उन्हें थोड़ा सा नुकसान पहुंचाया था। 500 किलो हीरोइन उसके आदमियों से छीन कर जाया कर दी थी, लेकिन हीरोइन की ये मिकदार उनके लिए चुटकी के बराबर है। गो कि मैं उन्हें ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि या उनके कदम आसानी से नहीं जम सकते
गुज़िश्ता रात। मैं एक लम्हे को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए बोला, गुज़िश्ता रात मैंने उस चीनी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया था, लेकिन नागपाल के आदमी उसे पुलिस की हिरासत से छुड़ा कर ले गए। मुझे उसी चीनी की तलाश है। तुम्हारा नागपाल के आदमी से ताल्लुक रहा है और मेरा ख्याल है तुम कुछ ऐसी मालूमात हासिल कर सकती हो जो मेरे लिए मुफीद साबित हो। तुम पर किसी को शुबा भी नहीं हो सकता। और मैं एक और बात की वजाहत कर देना चाहता हूँ। वो क्या? दुर्गा ने सवालिया निगाहों से मुझे देखा। हो सकता है तुम्हारे बारे में पता चल जाने के बाद वो तुम्हें रास्ते से हटाने की कोशिश करें या तुम्हें कोई लालच देकर तुम्हारा रास्ता रोक दें। मैंने कहा, लेकिन एक बात तुम भी जानते हो कि सच्चाई से बढ़कर कोई चीज अहम नहीं है। अगर तुम सच्चाई की राह में जान दोगे तो अमर हो जाओगे। मैं समझता हूँ, दुर्गा ने कहा। यही बात मुझे सोमबा ने भी समझाई थी और मैंने ड्रग्स का धंधा छोड़ दिया था। तुम्हारे बारे में सुनता रहता हूँ। तुम इस वक्त नागपाल के दुश्मन नंबर 1 हो और मुझे तुम्हारा साथ देकर खुशी होगी। गुड, मैंने कहा। मुझे खुशी है कि तुमने मुझे मायूस नहीं किया। मुझे क्या करना होगा? उसने सवालिया निगाहों से मुझे देखा। उस अजनबी चीनी का सुराग लगाना है, मैंने कहा। अगरचे तुम पर उन्हें कोई शुबा नहीं हो सकता, लेकिन इसमें तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है, इसलिए तुम्हें बहुत सोच समझकर फैसला करना होगा। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। मैंने फैसला कर लिया है, दुर्गा ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर पता चल जाए तो तुम्हें कहाँ इतला दी जाए? मैंने मायावती के मकान का फोन नंबर बता दिया और उसके कुछ ही देर बाद मैं उसे वहीं बैठा छोड़कर रेस्टोरेंट से बाहर आ गया। काउंटर के करीब से गुजरते हुए मैंने काफी का बिल भी अदा कर दिया। फ्रीक स्ट्रीट से निकलकर गंगा पाथ पर क्रिस्टल होटल के करीब मुझे एक टैक्सी मिल गई। इस टैक्सी में मैंने दिल्ली बाजार तक सफर किया। वहां से कुछ आगे दूर तक पैदल चलता रहा और फिर एक साइकिल रिक्शा पर बैठकर घर पहुंच गया। इस वक्त 10 बजने वाले थे। शोभा और मायावती खाना खा रही थी। मैं भी उनके साथ शामिल हो गया। इस रात मुझे ढंग से नींद नहीं आ सकी। मायावती और शोभा एक ही कमरे में सो गई और मैं उस कमरे में लेटा रहा जहाँ पहले मायावती सोया करती थी। मुझे ढंग से नींद नहीं आई थी। कभी आंख लगती तो कभी चौंक कर बेदार हो जाता। रात के आखिरी पैर मेरी आंख खुली तो यूं लगा जैसे कोई नादीदा कुव्वत मुझे बाजू से पकड़कर उठा रही हो। मैं कमरे से बाहर आ गया। मुझ पर इस वक्त अजीब सी कैफियत तारी थी। इस वक्त ना मैं जाग रहा था ना सो रहा था। लगता था जैसे किसी ने मुझे ट्रांस में ले रखा हो। मैं इसी कैफियत में चलता उस कमरे में आ गया जहाँ लकड़ी का तख्त बिछा हुआ था। कमरे में अंधेरा था। अंदर कदम रखते ही मुझे झटका सा लगा। मैं जैसे होश में आ गया। सामने तख्त पर कोई लेटा हुआ था। कमरे में अंधेरा होने के बावजूद उस हेवले को साफ तौर पर मैं देख रहा था। वो अजीब सा हेवला था जैसे चांद की दूध या रोशनी से इंसानी पैकर मारते वजूद में आ गया हो। वो किसी औरत का हेवला था। बदन के नशीब वो अफराद बहुत वाज़ेह तौर पर नजर आ रहे थे। मैंने उंगली दांतों तले दबाई। मेरे मुंह से सी की हल्की सी आवाज निकल गई। मैं कोई ख्वाब नहीं देख रहा था। मैं कुछ और आगे बढ़ गया। नायत मदम रोशनी के उस हेवले में से बहुत मदम सी लहरें उठ रही थी। उसके चेहरे के नक्श कभी उबर आते और कभी लहरें उन्हें मिटा देती, लेकिन मैंने उसे पहचान लिया। वो नीलगरी थी। नीलगरी का चांदनी के पैकर में ढला हुआ ये रूप मैंने पहली बार देखा था और मुझे ये एहसास भी बड़ी शिद्दत से हो रहा था कि वो कुछ बेचैन सी थी। उसके चेहरे के गैर वादे नकूच भी उसकी बेचैनी की निशानदेही कर रहे थे। मैं तख्त के करीब पहुंचकर आहिस्ते से आगे झुका तो मेरे गले में पड़ी हुई नीलगरी की माला नीचे गिर गई और उसके साथ ही चांदनी के पैकर में ढला हुआ वो हेवला किसी पुरसुकून झील की सतह पर हल्की सी लहरों की तरह हरकत करते हुए सिमटने लगा और मिलाकर एक नुक्ते की सूरत इख्तियार करके निगाहों से ओझल हो गया। कमरे में गहरी तारीकी छा गई। इतनी दबीर तारीकी के हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। मैं चलने में बेसु हरकत अपनी जगह पर खड़ा रहा, फिर टटोलते हुए दरवाजे के साथ वाली दीवार के करीब पहुंच गया और बत्ती जला दी। बिस्तर खाली था, ताम मेरी माला बिस्तर पर पड़ी हुई थी। मैंने आगे बढ़कर माला उठा ली और उसे उलट पलट कर देखने लगा। हुक खुल जाने से माला मेरी गर्दन से गिर गई थी। मुझे इस बात पर भी हैरत थी कि हुक किस तरह खुल गया था। मैंने माला गले में डाल दी और वापस अपने कमरे में जाने की बजाय तख्त पर लेट गया। मेरा ज़हन खासा उलझा हुआ था। मैं सोच रहा था कि अगर रोशनी के हेवले के रूप में वो वाकई नीलगरी थी तो उसने मुझसे कोई बात क्यों नहीं की थी। पहले जब भी कभी आसपास नीलगरी के वजूद का एहसास होता तो कानों में उसकी सरगोशी जरूर सुनाई देती थी, लेकिन ये पहला मौका था कि वो रोशनी के हेवले की सूरत में मेरे सामने आई थी और खामोशी से गायब हो गई थी। सुबह देर तक मैं सोया रहा। मायावती तो सुबह सवेरे ही ड्यूटी पर चली गई और शोभा ने मुझे जगाने की कोशिश नहीं की। 2-3 दिन गुजर गए। चांगली का कोई सुराग नहीं मिला। दुर्गा रोजाना टेलीफोन पर मुझे रिपोर्ट देता रहा। मैं और शोभा शाम के वक्त हॉस्पिटल का चक्कर भी लगाते। मुझे देखकर सिम्बा के चेहरे पर रौनक सी आ जाती। चौथे दिन फिर मैंने नीलगरी के हेवले को देखा। मुझे हैरत थी कि वो इतनी बेचैन और मुस्तरिब क्यों है। उस रोज भी वो रात के आखिरी पैर उस कमरे में नजर आई और कुछ कहे बगैर तारीकी में तहलील हो गई। मैं सोच रहा था कि क्या कोई बहुत बड़ी पुरस्रार कुव्वत भी इस तरह मुस्तरिब हो सकती है। नीलगरी तो बहुत बड़ी शक्ति थी जिसे हासिल करने के लिए हजारों साल से कोशिशें की जा रही थी। क्या महान शक्ति इस तरह बेकल हो सकती है? 2 दिन और गुजर गए और फिर उस रात 10 बजे के करीब दुर्गा ने फोन पर इतला दी कि चांगली दरियाए अशनोमती के उस पार ओबेराय होटल के करीब एक कोठी में मुकीम है जहाँ उसका इलाज हो रहा है।
क्या तुम्हें यकीन है कि वो चांग ली ही है? मैंने पूछा। 100%, दुर्गा ने कहा। शहर के जिस डॉक्टर से उसका इलाज करवाया जा रहा है उसका असिस्टेंट आज शाम मेरे पास 5000 अमेरिकी डॉलर के करेंसी नोट भेजने के लिए आया था। मैंने सरसरी अंदाज में पूछा कि उसने ये नोट कहाँ से लिए, तो उसने बताया कि उसका डॉक्टर एक चीनी का इलाज कर रहा है जो किसी झगड़े में जख्मी हो गया था। ये अमेरिकी डॉलर उसने डॉक्टर को फीस के तौर पर दिए थे। उससे मैंने बातों ही बातों में उस कोठी का पता भी मालूम कर लिया और उसके जाने के बाद मैंने मोटरसाइकिल पर उस इलाके का दौरा किया। उस कोठी के सामने नागपाल के 2 आदमी पहरा दे रहे हैं। यकीनन अंदर भी कुछ लोग मौजूद होंगे, इसलिए मैं दावे से कह सकता हूँ कि वो चीनी उसी कोठी में है। ठीक है दुर्गा, मैंने कहा। अब तुम उस कोठी की तरफ नहीं जाओगे। मैंने फोन बंद कर दिया। इसी तरह पर मेरे बदन में सनसनी की लहरें दौड़ने लगी। मैं इस वक्त अकेला था और समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। बिलाखिर मैंने फोन का रिसीवर उठाया और पुलिस हेडक्वार्टर का नंबर डायल करने लगा। इंस्पेक्टर बरिंद्रा से राब्ता होने में ज्यादा देर नहीं लगी और इत्तेफाक से इंस्पेक्टर आजम खान भी वहाँ मौजूद था। और जब मैंने चांग ली के बारे में बताया तो ये इतला मेरे लिए खासी सनसनीखेज साबित हुई कि इंस्पेक्टर बरिंद्रा को भी उस कोठी में चांग ली की मौजूदगी की इतला मिल चुकी थी और कोठी पर छापा मारने की तैयारी हो रही थी। तुम्हें कैसे पता चला कि तकरीबन 1 घंटा पहले वो डॉक्टर हमारी गिरफ्त में आ गया था जो चांग ली का इलाज कर रहा है? बरिंद्रा ने मेरी बात काट दी। तफसील बाद में बताऊंगा, लेकिन तुम अपने मकान से बाहर नहीं निकलोगे। मैं मजीद कुछ पूछना चाहता था लेकिन बरिंद्रा ने फोन बंद कर दिया। मैंने रिसीवर रख दिया और लाउंज से निकलकर बरामदे में आकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद शोभा भी मेरे पास आकर बैठ गई और हम मुख्तलिफ मौजूआत पर बातें करने लगे। मैंने शोभा को इस ताज़ा तरीन सूरत के बारे में कुछ नहीं बताया था। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था मेरी बेचैनी थी कि बढ़ती जा रही थी। मैं बरिंद्रा की तरफ से किसी इतला का मुंतजिर था लेकिन 1 बजे तक कोई इतला नहीं आई। शोभा उठकर जाने लगी तो मैंने उससे अपने लिए एक चाय बनवा ली। मायावती पहले ही सो चुकी थी। मैं अकेला बरामदे में बैठा चाय पीता रहा और वक्त गुजरता रहा। 2 बज गए। अब मुझे तशवीश होने लगी थी। बेचैनी ज्यादा बढ़ने लगी तो मैं अंदर आ गया और फोन का रिसीवर उठाकर हेडक्वार्टर का नंबर मिलाने लगा। लाइन मिलने में देर नहीं लगी लेकिन वहां भी अभी तक कोई खबर नहीं आई थी। मैंने ड्यूटी ऑफिसर से कह दिया कि जैसे ही कोई खबर आए मुझे फोन पर इतला दे दी जाए। मैं इस वक्त सोफे पर नींद दराज ऊँग रहा था कि फोन की घंटी की आवाज से मैं हड़बड़ाकर उठ गया। इस वक्त सुबह के 4 बज रहे थे। मैंने लपक कर रिसीवर उठा लिया। इंस्पेक्टर बरिंद्रा की आवाज मेरी समाज से टकराई तो मैं संभल गया। मुझे यकीन था कि तुम जाग रहे होगे, बरिंद्रा ने मेरी आवाज सुनते ही कहा। मिशन इतना अहम हो तो मुझे नींद कैसे आ सकती है? मैंने कहा। मैं तो इस कार्रवाई का रिजल्ट जानने के लिए बेचैन हूँ। क्या रहा? चांग ली अपने अंजाम को पहुंच गया, बरिंद्रा ने जवाब दिया। मैंने तुम्हारी तरफ जीप भेज दी है, हॉस्पिटल आ जाओ, तुम्हें सारी तफसील बता दूंगा। जीप तुम्हारे यहाँ पहुंचने ही वाली होगी। ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूँ। इससे पहले कि मैं कुछ और कहता दूसरी तरफ से लाइन मुनक़ते हो गई। मैंने रिसीवर रख दी और अपनी जगह पर आकर जोगर पहनने लगा। मैं फीते बांध रहा था कि बाहर कोई गाड़ी आ रुकी। मैंने बरामदे में आकर देखा गेट के सामने पुलिस जीप खड़ी थी और एक बावर्दी कांस्टेबल जीप से उतरकर कॉल बेल बजाने के लिए गेट की तरफ आ रहा था। मैंने उसे आवाज देकर कॉल बेल बजाने से मना कर दिया और शोभा वाले कमरे में आ गया। शोभा बिस्तर पर आड़ी तिरछी पड़ी थी, वो गहरी नींद में थी। पहले मैंने 1-2 मरतबा होले से पुकारा, फिर कंधे पर हाथ रखकर हिला दिया। वो हड़बड़ा कर उठ गई। मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, तुम उठकर दरवाजा बंद कर लो, मैंने होले से कहा। क्यों, क्या हुआ? मायावती कहाँ है? वो बदहवास होगी। सब ठीक है, मैंने कहा। मायावती अपने कमरे में सो रही है। इंस्पेक्टर बरिंद्रा का फोन आया था, उसने मुझे हॉस्पिटल बुलवाया है। शोभा के दिमाग पर अब भी नींद का खुमार तारी था। वो मेरी बात समझ सकी थी या नहीं, लेकिन उठकर मेरे साथ आ गई। पुलिस की जीप गेट के सामने खड़ी थी। ड्राइवर के अलावा 2 मुसल्लह कांस्टेबल भी मौजूद थे। मैं उस वक्त तक जीप के पास खड़ा रहा जब तक शोभा ने बाहर का गेट बंद करके अंदर जाकर बरामदे वाला दरवाजा भी बंद नहीं कर लिया था। हॉस्पिटल पहुंचने में 20-25 मिनट से ज्यादा नहीं लगे। हॉस्पिटल में पुलिस की भारी नफरी मौजूद थी। पुलिस के कई आला अफसरान भी नजर आ रहे थे। इंस्पेक्टर बरिंद्रा ने बड़ी गर्मजोशी से मेरा इस्तकबाल किया। उसके साथ इंस्पेक्टर आजम भी था। इंस्पेक्टर आजम से मेरी मुलाकात कई रोज बाद हुई थी। इंस्पेक्टर बरिंद्रा मुझे उसके कमरे में ले गया जहाँ फर्श पर 5 लाशें पड़ी हुई थी। तमाम लाशें सफेद चादरों से ढकी हुई थी और तमाम चादरों पर खून के धब्बे नजर आ रहे थे। बरिंद्रा ने झुककर एक लाश के चेहरे से चादर हटा दी। वो चांग ली था। चादर पर कई जगहों पर खून के धब्बे थे। मेरे चादर का कोना पकड़कर उसे पूरी तरह से हटा दिया। चांगली की लाश बिल्कुल छिलनी हो रही थी। उसके जिस्म पर कम से कम 20 गोलियां लगी थी। बाकी 4 लाशों में से 2 चांगली के साथियों की और 2 पुलिस वालों की थी। हम उस कमरे से बाहर आ गए। बरिंद्रा बता रहा था कि जख्मी होने के बावजूद चांगली ने पुलिस का मुकाबला किया था। उसके हाथों में एक कांस्टेबल जाँ बहक हो गया, जिस पर दूसरे पुलिस वालों ने उसे छीलनी कर दिया। फोन पर तफसील से बात नहीं हो सकी थी। मैंने कहा, तुम उस कोठी में चांगली की मौजूदगी की इतला कैसे मिली थी? एक मुखबर के जरिए, बरिंद्रा ने जवाब दिया। हमारा एक मुखबर शाम को इंदिरा चौक के एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था। दुर्गा भी वहाँ मौजूद था। वो करेंसी का गैर कानूनी कारोबार करता है। एक आदमी उसे 5000 अमेरिकी डॉलर कैश करवा के ले गया तो हमारे मुखबर को उस पर शुबा हुआ। हमारे मुखबर ने उसका पीछा किया और हमें इतला दे दी। उस कोठी पर छापा मारा गया तो पता चला कि वहाँ एक डॉक्टर की रिहाइश है।
और जो शख्स दुर्गा से करेंसी तब्दील करवा कर लाया था वो डॉक्टर का नायब था। डॉक्टर से पूछगछ के दौरान में ये सनसनीखेज इंकिशाफ हुआ कि वो एक जख्मी चीनी का इलाज कर रहा है और ये करेंसी नोट उसे फीस के तौर पर मिले थे। पुलिस के तरीकाकार से तुम वाकिफ हो, बाज़ औक़ात वो पत्थरों को भी बोलने पर मजबूर कर देते हैं। वो डॉक्टर तो सीधा साधा और शरीफ आदमी था। धमकियों से डरकर और भारी फीस के लालच में आकर वो उस जख्मी चीनी का इलाज करने पर मजबूर हो गया था। उसने हमें सब कुछ बता दिया कि वो जख्मी चीनी कौन था और उसका इलाज करवाने वाले कौन थे। चांगली के बारे में तस्दीक हो जाने के बाद हम छापा मारने की तैयारी कर रहे थे कि तुम्हारा फोन आ गया। अब मैं तुमसे मालूम करना चाहता हूँ कि तुम्हें इसका पता कैसे चला था। दुर्गा से मेरे जवाब पर बरिंद्रा चौंक सा गया। मैं चंद में खामोश रहा, फिर उसे दुर्गा के बारे में बताने लगा। बहरहाल बरिंद्रा गहरा सांस लेते हुए बोला, इस ड्रामे का एक सीन खत्म हो गया, अब नागपाल रह गया है, उसे भी हम कदम नहीं जमाने देंगे। वो या तो मुल्क छोड़कर भाग जाएगा या उसका अंजाम भी ऐसा ही होगा।